नमस्ते, जय हिंद। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग समझेंगे गांधी जी द्वारा 3 इम्पोर्टेंट आंदोलन के बारे में। देखिए, पहले हम समझेंगे खिलाफत आंदोलन, उसके बाद असहयोग आंदोलन और उसके बाद समझेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे आप सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के नाम से जानते हैं। एक एक करके सबको समझते हैं। पहले समझते हैं खिलाफत आंदोलन या खिलाफत सत्याग्रह भी कह सकते हैं। तो देखिए, बात है प्रथम विश्व युद्ध की। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर पूरा विश्व लड़ा। अगर सारी कंट्रियां नहीं भी लड़ी तो सारे देशों की इकोनॉमी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चौपट कर चुका था। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर यूँ तो काफ़ी सारे देश लड़े थे, पर उसके अंदर से पहले गुट के अंदर थे ब्रिटेन और अमेरिका, जो कि मुख्य देश थे, और दूसरे गुट के अंदर थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये दोनों साथ में लड़ रहे थे, और थे ऑटोमन साम्राज्य। ऑटोमन साम्राज्य उस समय एक बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था। यूरोप के निचले हिस्से के अंदर, जहाँ पे तुर्की वगैरह का एरिया आता है, फिलिस्तीन वगैरह का एरिया, वो एक बड़ा भाग था ऑटोमन साम्राज्य। और ये ऑटोमन साम्राज्य पूरी तरीके से मुस्लिम बाहुल्य इलाका था। मुस्लिम बहुत ज़्यादा मेजोरिटी में थे। 95-96% मुस्लिम आबादी थी यहाँ पे। और देखिए, ये ऑटोमन साम्राज्य का वो मुख्य हिस्सा था तुर्की। तुर्की यू कैन से इज द कैपिटल ऑफ ऑटोमन साम्राज्य, मीन्स ऑटोमन एम्पायर। और खलीफा एक व्यक्ति होता था। ये खलीफा क्या होता है? तो इस ऑटोमन साम्राज्य का जो हेड होगा वो है खलीफा। खलीफा के ही मर्जी से सारा काम ऑटोमन साम्राज्य के अंदर होगा। पर प्रथम विश्व युद्ध के अंदर ये वाले जो देश थे ये सारे हार गए, यानी कि ऑटोमन साम्राज्य की भी हार हो गई। अब ऑटोमन साम्राज्य की हार के बाद जो ब्रिटेन वाले लोग थे, इन्होंने ऑटोमन साम्राज्य का बंटवारा करने का सोचा। ये बात ऑटोमन साम्राज्य के खलीफा को पूरी तरीके से मंजूर नहीं थी, मतलब बिल्कुल मंजूर नहीं थी। खलीफा पूरी तरीके से इसका विरोध कर रहे थे। खलीफा नहीं चाहते थे कि उनका मुस्लिम बाहुल्य ऑटोमन साम्राज्य अलग हो। अब देखिए, खलीफा के जो लोग थे, जो चाहते थे कि ऑटोमन साम्राज्य का बंटवारा ना हो, वो खलीफा के कहने पर पूरी दुनिया के अंदर गए। बहुत सारे लोग थे, कुछ लोग दुनिया के हर क्षेत्र में गए जहाँ पे मुस्लिम लोग थे। वो जागरूकता अभियान चला रहे थे खलीफा के प्रति दूसरे जगहों पर। और क्योंकि उस समय ब्रिटिश की कॉलोनी लगभग सब पूरा विश्व हो चुका था, तो ब्रिटेन के खिलाफ में थे ये लोग। तो ब्रिटेन के खिलाफ के अंदर सभी लोगों को कह रहे थे कि आप प्रोटेस्ट करो, वायलेंट प्रोटेस्ट करो, इनवायलेंट प्रोटेस्ट करो, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट करो, मतलब आपको जिस प्रकार से करना है उस प्रकार से प्रोटेस्ट करो, पर खलीफा का एम्पायर के बंटवारा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब भारत के अंदर भी दूत आएंगे, पूरी दुनिया में जा रहे हैं। तो भारत के अंदर आए हुए दूत का नाम था अली बंधु। 2 भाई आए थे, उन दोनों के नाम में अली शब्द आता था, इसीलिए हम उसे अली बंधु भी कहते हैं। तो अली बंधु जब भारत के अंदर आए तो ये भारत के पूरे मुस्लिमों को जागरूक करने का काम कर रहे थे। और इनके लिए एक बहुत अच्छा काम हो गया कि इनको महात्मा गांधी जी का सपोर्ट मिल गया। महात्मा गांधी बहुत बड़े लीडर थे भारत के, और महात्मा गांधी जहाँ चल दिए पूरा देश उनके पीछे चलता था। तो जब महात्मा गांधी जी अली बंधु का सपोर्ट करने लगे तो पूरा भारत खड़ा हो गया खलीफा का एम्पायर का बंटवारा को रोकने के लिए। अब देखिए, खलीफा के जो लोग थे वो खलीफा का एम्पायर का बंटवारा न करने के लिए खिलाफत कमेटी बनाए थे। खिलाफत कमेटी की एक शाखा भारतीय मुसलमान ने भी शुरू कर दी। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब भारत की खिलाफत कमेटी की एक मीटिंग होनी थी दिल्ली के अंदर। कहाँ होनी थी? दिल्ली के अंदर। और उस कमेटी के अंदर गांधी जी को अध्यक्ष बना दिया गया। ठीक है, दिल्ली में हुई जो बैठक हुई थी उसके अंदर गांधी जी अध्यक्षता कर दिए। इस चीज के अंदर हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी देखने को मिलती है, क्योंकि गांधी जी हैं हिंदू, यानी कि गांधी जी तो ऐसे सेक्युलर किस्म के व्यक्ति थे। वो सारे धर्मों को एक साथ लेकर के चलते थे। हालांकि अगर आप खिलाफत कमेटी की बात करेंगे तो ये मुस्लिमों के पक्ष की बात कर रही थी, पर उस समय भारत पूरा एक साथ मुस्लिमों के लिए लड़ा था। इसके अंदर हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखने को मिलती है। अब देखिए, जो खिलाफत कमेटी थी ना, इसने अपने कुछ शर्तें रखी ब्रिटिश एम्पायर के सामने। पहली चीज ये रखी थी कि जो मुस्लिम धार्मिक स्थल होंगे उनके अंदर खलीफा की संप्रभुता होगी। जिस भी एरिया के अंदर मुस्लिम का धार्मिक स्थल है, जैसे मक्का मदीना, अल-अक्सा मस्जिद, मतलब फिलिस्तीन वाला एरिया, और भी जो जितनी चीजें हैं मुस्लिम धार्मिक स्थल की, वहां पर सिर्फ खलीफा का ही संप्रभुता होगी, यानी कि खलीफा ही वहां का कोई भी डिसीजन लेगा। खलीफा का ही
एम्पायर के अंदर वो रहेगा, खलीफा ही उस एरिया का लीडर होगा। बेसिकली ये पहली बात थी। दूसरी बात है, ऑटोमन साम्राज्य जितना पहले था उतना लौटा दिया जाए। अब ये बहुत बड़ी बात थी, ऑटोमन साम्राज्य जितना लड़ाई के पहले था उतना ऑटोमन साम्राज्य को वापस कर दिया जाए। आपको लगता है कि ब्रिटेन को ये शर्तें मंजूर होगी? तो ब्रिटेन बोलेगा कि तुमने लड़ा है क्यों जब तुम हार से डरते हो, तो है ना। तीसरी चीज, अरब, सीरिया, इराक, फिलिस्तीन में कभी कोई गैर मुस्लिम शासक नहीं होना चाहिए। ये तीसरी मांग थी, क्योंकि अरब, सीरिया, इराक, अरब को तो आप बखूबी जानते हैं, अरब, दुबई और सऊदी अरब वाला एरिया जो कि अपनी लंबी लंबी बिल्डिंगों के लिए जाना जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है। सीरिया जो कि आज ISIS के लिए जाना जाता है। इराक हालांकि इतना ज़्यादा नहीं जाना जाता है, अभी फिलहाल युद्ध के अंदर सक्रिय हुआ है। फिलिस्तीन, ये बड़ा मुद्दा रहा है फिलिस्तीन कुछ सालों से। इजराइल फिलिस्तीन की युद्ध चल रहा है और फिलिस्तीन के अंदर जो अलग सा मस्जिद है वो मुस्लिम धर्म की बहुत ज़्यादा पवित्र जगह है। एक फैक्ट के बेसिस पे बताता हूँ, आज दुनिया में कोई भी व्यक्ति, कोई भी मुसलमान जब नमाज अदा करेगा तो नमाज वो हमेशा मक्का के तरफ मुंह करके पढ़ेगा। यानी कि भारत के अंदर वेस्ट की तरफ है मक्का मदीना, तो भारत के जितने भी मुसलमान नमाज पढ़ते हैं तो वो वेस्ट की तरफ मुंह करके पढ़ते हैं। पर जब मक्का मदीना नहीं बनी थी उसके पहले बनी थी अलग सा मस्जिद, तो पूरी दुनिया के लोग अलग सा मस्जिद की तरफ मुंह करके पढ़ते थे। इसका मतलब अलग सा मस्जिद बहुत ज्यादा पवित्र स्थल है। जिस तरह हिंदुओं के लिए 4 धाम बहुत ज्यादा पवित्र हैं, राम मंदिर बहुत ज्यादा पवित्र है, उसी प्रकार फिलिस्तीन का अलग सा मस्जिद बहुत ज्यादा पवित्र है मुस्लिमों के लिए। तो खलीफा ने कहा कि इन चारों एरिया के अंदर कभी भी कोई भी गैर मुस्लिम शासक वहां पे राज नहीं करेगा। हमेशा किसी के अंदर भी कोई भी समय आ जाए, यहाँ पे जो शासक होगा वो हमेशा मुस्लिम ही होगा। हिंदू मुस्लिम यूनिटी दिखाने के लिए 2 उदाहरण है। पहला है स्वामी श्रद्धानंद जी। उदाहरण तो बहुत सारे हैं, उसमें से 2 इंपॉर्टेंट उदाहरण की मैं बात करूं तो पहला है स्वामी श्रद्धानंद जी का। ये आर्य समाज के थे। आर्य समाज मतलब हिंदू वर्ग। ये हिंदू वर्ग के थे और एक खिलाफत मूवमेंट के अंदर मुस्लिमों को जाके संबोधित कर रहे थे, उनका आत्मविश्वास जगा रहे थे। और कहाँ जाके जगा रहे थे आत्मविश्वास? जामा मस्जिद में। दिल्ली की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद के अंदर आर्य समाज के स्वामी श्रद्धानंद जी जाकर के सभी मुस्लिमों के सामने उनको संबोधित कर रहे थे। और ये अकेले वो व्यक्ति हैं जो हिंदू होकर के किसी मुस्लिम सभा का संबोधन किए हो। हालांकि जब ये शुरुआत कर रहे थे अपने स्पीच की तो इन्होंने वेद मंत्र से शुरू किया था। अब मुस्लिमों को भी कोई दिक्कत नहीं है, भले वो मुस्लिमों के सामने स्पीच दे रहे हैं, तब भी उन्होंने वेद मंत्र से अपना स्पीच शुरू किया था। तो इसके अंदर हमको हिंदू मुस्लिम यूनिटी काफी ज्यादा देखने को मिलती है। दूसरा, अगर आप देखेंगे स्वर्ण मंदिर, तो आपको सिर्फ हिंदू मुस्लिम यूनिटी नहीं दिखेगी, आपको पूरा इंडिया एक होते हुए दिखेगा। स्वर्ण मंदिर यानी कि सिख की जगह। अब सिखों के मंदिरों की चाबी जो थी सैफुद्दीन किचलू को दे दी गई थी। सैफुद्दीन किचलू एक पंजाब के नेता थे जो कि मुस्लिम थे। इस मुस्लिम नेता को स्वर्ण मंदिर सिखों के मंदिरों की चाबी दे दी गई थी, ये जताने के लिए कि हम सारे धर्मों के लोग एक हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यानी कि खिलाफत मूवमेंट के अंदर इंडिया की सबसे ज्यादा यूनिटी देखने को मिली थी। गांधी जी इस समय काफी ज्यादा प्रसन्न हुए थे। गांधी जी ने कहा कि अगर खिलाफत कमेटी की मांगे नहीं मानी गई तो असहयोग आंदोलन शुरू किया जाएगा। अभी मैं आपको खिलाफत कमेटी की जो सारी मांगे थे वो आपको सिखा दिया। अब गांधी जी ने कहा कि अगर अंग्रेजों तुमने खिलाफत कमेटी की ये सारी डिमांडें नहीं मानी तो मैं अपनी तरफ से चालू करूंगा असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विच इज नोन एज असहयोग आंदोलन। अब अंग्रेज कहाँ मानने वाले थे, तो असहयोग आंदोलन शुरू करना पड़ा। असहयोग आंदोलन का ऐलान किया गया 1 अगस्त 1920 को। ये शुरू नहीं किया, ऐलान किया गया, अनाउंस किया गया कि असहयोग आंदोलन आगे आने वाले दिनों में शुरू होगा। और ऐलान सुबह में हुआ, दोपहर तक खबर आई तिलक जी की मृत्यु हो गई। पूरा देश इमोशन से भर गया था तिलक जी की मृत्यु के बाद। पूरा देश रो रहा था उस दिन, क्योंकि तिलक बहुत बड़े नेता थे, बहुत बड़े नेता थे। तिलक की मृत्यु के बाद पूरा देश कुछ देर के लिए स्थगित हो गया था, शांत हो गए थे सभी लोग। आंदोलन का अनाउंसमेंट तो कर दिया गया था, पर फिर अनाउंसमेंट करने के बाद भी कुछ दिनों तक ये सारी चीजें स्थगित रही थी। उसके बाद असहयोग आंदोलन वापस पीक पे आया था। ठीक है, तो तिलक जी के मरने के बाद देखिए क्या हुआ कि तिलक के जो फॉलोअर थे उन्होंने तिलक कोष बनाया। उन्होंने कहा कि तिलक एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी थे इंडिया के और उनके नाम पे हम पूरे देश से डोनेशन लेंगे। और उस समय 1 करोड़ रुपए डोनेशन आया था। उस समय 1
डॉलर इक्वल्स टू 1 रुपी होता था और आज $1 इक्वल्स टू 80 रुपी है। मतलब कि उस समय 1 करोड़ डॉलर रुपए जमा हुए थे उस समय इंडिया के अंदर। उससे बहुत अच्छे अच्छे काम किए जा सकते थे। नए नए स्कूल चालू किए गए, यूनिवर्सिटियां चालू की, अस्पताल चालू किए, बहुत सारी चीजें तिलक कोष के पैसे से भी शुरू की गई थी। अब 1 अगस्त 1920 को जो है ऐलान तो हो गया था असहयोग आंदोलन का। अब होती है सितंबर 1920 के अंदर कोलकाता में कांग्रेस की बैठक और इसके अंदर ये असहयोग आंदोलन को चालू करते हैं। इसके बाद हालांकि दिसंबर के अंदर एक और नागपुर के अंदर कांग्रेस की बैठक होती है। नागपुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र के अंदर है। नागपुर को महाराष्ट्र का सेकंड कैपिटल कहा जाता है। तो नागपुर का जैसे ही कांग्रेस की बैठक हुई नागपुर के अंदर, उन्होंने कहा कि असहयोग आंदोलन जिस तरीके से चल रहा है वो अच्छी तरीके से नहीं चल रहा है, अभी उसको सीवियर करना पड़ेगा। तो नागपुर अधिवेशन के बाद जो है कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन को और सीवियर किया। गांधी जी ने कहा कि आप कोई भी टैक्स मत भरो। आम जनता से ये किया, कहा कि आप कोई भी व्यक्ति टैक्स नहीं भरेगा, अंग्रेजों द्वारा खोले गए किसी भी स्कूल के अंदर नहीं जाएगा। कोई स्कूल अगर भारतीय है तो उसके अंदर पढ़ाओ, अंग्रेजों की जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है उसके अंदर कोई नहीं जाएगा। कोई भी वकील है वो कोर्ट में नहीं जाएगा क्योंकि कोर्ट भी अंग्रेजों के ही हैं। इनके ऊपर पूरी तरीके से पाबंदियां लगा दी गई। ठीक, और यही चीजें गांधी जी ने अपनी पहले एक बुक हिंद स्वराज के अंदर भी लिखी थी। जब गांधी जी साउथ अफ्रीका के अंदर रहते थे तब उन्होंने भारत के स्वराज को लेकर के एक किताब लिखी थी, हिंद स्वराज। असहयोग आंदोलन का जो माइंडसेट है हिंद स्वराज के अंदर पहले से गांधी जी ने लिखा था, बस उसको इम्प्लीमेंट अभी कर रहे थे। अब देखिए ये सारी चीजें हो गई ऑफिशियल लेवल की बातें। निजी लेवल की बात क्या करी गई? शराबबंदी। शराब कोई नहीं पिएगा क्योंकि शराब के नशे के अंदर भारतीय लोग रहते थे, इसीलिए वो लोग स्वतंत्रता वगैरह की बात नहीं करते थे, एजुकेशन की बात नहीं करते थे, शराब के नशे में दंग रहते थे। खादी के कपड़े ज्यादा पहनो, रेमन वगैरह के कपड़े मत पहनो, बाहर से कपड़े इंपोर्ट मत करो, इंडिया के अंदर जो है उसी चीज को यूज करो। बहुत अच्छी चीज है इंडिया के अंदर। तीसरा, आत्मनिर्भर बनो, यही चीज हो गया। छुआछूत, अनटचेबिलिटी से बचो। हर एक व्यक्ति एक मानव है, ह्यूमन बीइंग है, सभी को अपने अपने अधिकार हैं, सभी एक इंसान है, किसी को भी निजी नजर से मत देखो, सभी लोग अच्छे हैं। छुआछूत बंद करो, जात वगैरह बंद कर दो। स्वदेशी, इंडिया के अंदर ये सारी चीजें करो। राष्ट्रीय शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा का मतलब क्या होता है? नेशनल एजुकेशन। नेशनल एजुकेशन का अर्थ है कि भारत की संस्कृति पढ़ाओ देश के अंदर। अब अंग्रेज लोग जब स्कूल खोलते थे तो अंग्रेज जो चाहते थे वो स्कूल में पढ़ाते थे। ठीक, अंग्रेज जो सरकारी नौकरी भारतीयों को देना चाहते थे उसकी वैकेंसी निकालते थे। उस वैकेंसी के पेपर देने के लिए भी हमको लंदन जाना पड़ता था। तो जो अंग्रेज चाहते थे हमको वही करना पड़ता था, कैसे भी करें। तो अगर आप कहेंगे कि हम पढ़ेंगे नहीं तब तो भैया दिक्कत हो जाएगी, तब तो अंग्रेज आपको पूरी तरीके से दबा के चले जाएंगे। अगर पढ़ना चाहेंगे तो अंग्रेज जो पढ़ना चाह रहे हैं वही आपको पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए आपको भारत की राष्ट्रीय शिक्षा चाहिए, भारत की इंडियन एजुकेशन सिस्टम चाहिए। अब इंडियन एजुकेशन सिस्टम बदनाम हो चुका है। ठीक, सातवां चीज है स्वराज। पूर्णतः स्वराज चाहिए, पूरी तरह भारत इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक, गांधी जी ने कहा था कि अगर ये सब चीजें हम अच्छी तरीके से करते रहें तो 1 साल के अंदर अंदर अंग्रेजों को यहाँ से अपना बुरा बिस्तर बांध करके भागना होगा वापस लंदन के लिए। मुझे लगता है कि आज की वीडियो यहाँ तक काफी होगी। अगली वीडियो के अंदर इसी को टॉपिक को कंटिन्यू करते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।